Good morning friends, this is Prakash Chaudhary. We are going to study about some basic concept of chemistry in our 11th standard. In previous lecture we have to study about some basic terminology like matter, measurement of some SI units, properties of matter. After that some basic concepts in our chemistry, laws like Avogadro law, Gay-Lussac law, etc. Okay. Today we are going to learn about atomic mass, that is average atomic mass, then molecular mass, formula mass. After that, one important concept in chemistry, that is mole concept. Okay, so let us start with atomic mass. Firstly, we must know about the term atom. Okay, what is mean by atom? It is the smallest indivisible particle of any matter. Smallest indivisible particle of any matter. Suppose that this is a point. Okay, एक्चुअली इस पॉइंट को हम देख नहीं सकते, शायद आप जूम करके देख सकते हो, लेकिन एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा, जिसका हम फिर से विभाजन नहीं कर सकते, ऐसा पार्टिकल होता है. ऑब्वियसली हमें वो दिखाई नहीं देगा, अपनी खुली आंखों से वो दिखाई नहीं देगा. ओके, तो उसे हम एटम कहेंगे. इन मराठी उसे हम अणु कहते हैं. ओके, एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम मीन्स अणु और मॉलिक्यूल मीन्स रेणु. ओके, सो यहाँ पे हमें एटॉमिक मास देखना है. एटॉमिक मास अगर हम बोलते हैं तो हमें तुरंत ध्यान में आ जाता है कि मास ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक मास. ओके, एटम का जो मास रहेगा उसे हम उसका एटॉमिक मास कहेंगे. ओके, पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट है. हर एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास कंसीडर करें तो हर एक का फिक्स्ड होता है, अलग अलग होता है. तो एटॉमिक मास मेज़र करना इजी नहीं. ओके, सपोज हमने ये मार्कर लिया, इसका अगर वेट किया वेट बॉक्स पर, तो शायद इसका मास हमें ग्राम में डिस्प्ले हो सकता है, दिखाई देगा. ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आप मास रखते हो, सिंपली गोल्ड का भी हमने एक पीस लिया, उसका अगर मास लिया तो वो हमें ग्राम में या फिर मिलीग्राम में हमें मिल सकता है. लेकिन एटम हम हाथ में लेके उसका मास कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो एटॉमिक मास हम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं. पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में देखा है. ओके, सो पीरियोडिक लोकेशन के हिसाब से एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया है फ्रेंड्स. ओके, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का भी उसमें रिलेशन दिया गया है. तो आज हम देखने वाले हैं कि ये एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. ध्यान में रखो, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल. अब हाइड्रोजन का अगर हमने एटॉमिक मास कंसिडर करा तो एक्चुअली हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय H, उसका एटॉमिक मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब ये टर्म्स हमें ध्यान में आनी चाहिए. -24 मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ. सपोज आप 10⁻² अगर कहते हैं तो क्या होता है? 10² मतलब 100. ये आपको पता है. अब ध्यान में रखिए, 10 के ऊपर
जो फिगर रहेगी उतनी बार अगर आप एक के बाद 0 रखेंगे तो वो हो गया आपका 10 स्क्वायर, दैट इज 100। सपोज आपने 10 क्यूब कहा तो उसका आंसर क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000। ओके, इफ इट इज 10⁴, देन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 है इसलिए 4 बार हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका आंसर हो गया 1 2 3 4, दैट इज 1 2 3 4, मतलब 10,000। ओके, इस तरह से अगर हमने 10⁻24 किया होता तो कितना रहता हो? एक पर 24 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4, दैट इज 24। ओके, मतलब इस फिगर को हम लिख नहीं सकते, इसलिए इजीली लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 24 है, मतलब +24 है, इसलिए हम एक से आगे जाएंगे। ओके, अगर मैंने इसको 10⁻24 कहा है तो हम क्या करेंगे? एक से पीछे जाएंगे। मतलब देखिए, अब एक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं इधर 24 बार 0 लिखूँगा, 1 2 3 4 5 इन दिस वे, सपोज 20 21 22 23 24। ओके, और हम क्या करेंगे? पहले 0 के बाद पॉइंट रख देंगे। अब ध्यान में रखिए 0.0000001, इस फिगर को भी हम लिख नहीं सकते, इसलिए एक्चुअली इजीली लिख नहीं सकते, इसलिए हम 10⁻24 कहेंगे। अब सोचिए एक एटम का जो वेट है, मास है, वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1 ग्राम, आपको पता है 1 ग्राम कितना होता है? ओके, और अगर हमने इसको माइनस में लिया तो वो कितना कम रहेगा? ओके, अब इजीली आपको ऐसा तो कोई वेट बॉक्स नहीं मिलेगा कि उस पर इतना कम वेट आपको डिस्प्ले हो सके। ओके, सो इसलिए इसका एक कन्वर्शन दिया गया है। ओके, किसी भी एटम का अगर आपको AMU निकालना है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, हमने पिछली बार देखा है। ओके, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 of mass of 1 C12 एटम। मतलब C12 मतलब क्या? कार्बन, एक कार्बन का जो एटम है उसका मास अगर हमने कंसिडर करा, डिवाइडेड बाय 12 अगर किया, तो हमें 1 AMU ऑफ दैट एटम ऑफ एलिमेंट मिल सकता है। ठीक है, मतलब अभी अगर हमने सपोज 1 AMU लिया है, यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल टू, सपोज मैंने कार्बन का, जिस तरह से हाइड्रोजन का 1.67 × 10⁻24 है, कार्बन का 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम है। ओके, अपॉन अगर मैंने ये कार्बन का एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे अपॉन 12 किया, उसका आंसर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, अब ध्यान में रखिए दोस्तों, 1 AMU हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, अब इस वैल्यू को कंसिडर करके हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं इन यूनिट, और टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स मीनिंग, एवरेज एटॉमिक मास। हमें क्या करना है? 2 या
अधिक एटम अगर होते हैं तो उसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। अगर एक एटम हुआ तो उसका सिर्फ हम एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं। लेकिन एक ही एलिमेंट के अगर 2 या 3 या फिर उससे ज़्यादा एटम अगर रहेंगे और हर एक का एटॉमिक मास अगर अलग अलग होता है तो उसका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब ये हम कब करते हैं? जब आइसोटोपिक स्पेसीज हमारे पास रहेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स? द एटॉमिक स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ध्यान में रखिए, आइसोटोप, व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप? एटम्स हैविंग सेम atomic number but different mass और मास नंबर, हम उसे मास कहेंगे या फिर मास नंबर कहेंगे। ओके, अब ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। अब एटॉमिक नंबर सेम है मतलब क्या? पीरियोडिक टेबल में उसका लोकेशन फिक्स है। अगर लोकेशन फिक्स हमने कहा, इसका मतलब क्या होता है कि हो एक ही एलिमेंट के एटम होने चाहिए। ओके, अब एक ही एलिमेंट के अगर कितने भी एटम हमने लिए तो उसका एटॉमिक नंबर सेम रहना है, ठीक है। और डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। एक्चुअली हमने कहा है कि एक ही एलिमेंट के अगर सभी एटम लिए हमने कंसिडर किए तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन कभी कभी उसका मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन। ओके, कार्बन, नेचुरली ऑकरिंग कार्बन exist as a mixture of more than one isotope. For example, C12, then C13, then C14। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ कार्बन ऐसे होते हैं उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 12 है। ओके, कुछ ऐसे होते हैं उसका 13 है, कुछ ऐसे होते हैं उसका 14 है। ओके, उसका एक रिलेटिव अबंडेंस दिया गया होता है। लगभग कार्बन मतलब C12 जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमें नेचर में मिलता है, अबाउट 98 to 99%। ओके, 98.89 या फिर अबाउट 99% जो होता है वो कार्बन C12 के फॉर्म में हमें मिलेगा। उसके बाद C13 जो होता है उसका अबंडेंस अगर हमने कंसीडर किया तो वो लगभग 1.10 इतना होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। ओके, इसके कंपेयर में अगर हमने कार्बन 14 के बारे में देखा तो वो आपका लगभग 2 इंटू 10⁻⁻10। अब -10 है मतलब सोचिए 2 इंटू 10⁻10 मतलब 2 के पहले हम 10 जीरो अगर रखते हैं तो वो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। मतलब ऐसा हो गया कि ये तीन एक ही एलिमेंट के एटम है, मतलब कार्बन के एटम है, लेकिन कुछ कार्बन के एटम 12 एटॉमिक मास बताते हैं, कुछ एटम 13 और कुछ एटम 14। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो उसे हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन ऐसा कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब कार्बन का अगर आपको एटॉमिक मास पूछा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 का है आंसर में, या फिर 13 का है, या फिर 14 का है, ठीक है। ऐसी जगह पर हमको उसका एवरेज एटॉमिक मास देना पड़ता है। अब एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर कार्बन का 12 है, इस यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14 है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, एवरेज एटॉमिक मास। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखिए, एटॉमिक मास ऑफ C12, यहाँ पे हम कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए C12 इंटू इट्स अबंडेंस, हम शॉर्ट में लिखेंगे इंटू इट्स अबंडेंस, ओके, प्लस एटॉमिक मास ऑफ C13 इंटू इट्स अबंडेंस, ओके, प्लस
एटॉमिक मास ऑफ C14 into its abundance divided by 100। ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे मैंने कार्बन एग्जाम्पल कंसिडर किया है, इसलिए मैं 3 बार उसका 3 आइसोटोप है, इसलिए हर एक का मैं एटॉमिक मास लूँगा और मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस। ओके, इस तरह से मैंने उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है आपका यहाँ पे C12, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 12। ओके, देन इनटू अबंडेंस है उसका 98 पॉइंट सपोज 89 प्लस एटॉमिक मास ऑफ C13, मतलब सिंपली 13 इंटू अबंडेंस उसका है आपका 1.10 प्लस यहाँ पे C14 है, मतलब 14 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 ओके अपॉन 100। मतलब आंसर आज आपका आंसर अगर हमने निकाला इसका तो वो लगभग आपका 12.011 यूनिट इतना रहेगा, 12.011 यूनिट। ओके, हमने यूनिट के बारे में ऑलरेडी पहले सुना है, एटॉमिक यूनिट। ओके, सो 12.011 इसे हम राउंडिंग ऑफ करके 12 यूनिट ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, हर जगह पर 0.11 लिखना जरूरी नहीं, इसे हम 12 यूनिट सिंपली कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कार्बन का एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कितना हो गया अपना 12 यूनिट। इस तरह से आप किसी भी आइसोटोपिक स्पीसीज का एवरेज एटॉमिक मास कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत से एलिमेंट है जो आइसोटोपिक नेचर दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, उसके 2 आइसोटोप्स हमें दिखाई देते हैं, C14 और C15। ओके, देन ऑक्सीजन है, उसके 16, 17 और 18, इस तरह से हमको 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। देन क्लोरीन है, अगर उसका देखा तो C35 और Cl35 और Cl37, ऐसे 2 आइसोटोप्स, ऐसे बहुत से आइसोटोप्स हम देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एटम है तो उसका हम एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं। अब आपको अगर मैंने मॉलिक्यूलर मास पूछा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, जिस तरह से एटम का एटॉमिक मास होता है उसी तरह से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। सपोज मैंने H2O लिया, H2O इज ए मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम अगर कंबाइन होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे, ये आपको पता है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है, मतलब 3 एटम आए तो उसका जो मास रहेगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस तरह से एटम हम सिंपली H या O या Na या K इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक ही एटम होगा तो हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सोडियम का Na, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे। अब उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपली जितने भी एटम है उन सब का एटॉमिक मास हम प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 ट्वाइस H। ओके, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 एटम है। ओके, अब हमें सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने कार्बन का एटॉमिक मास निकाला, ओके, एवरेज एटॉमिक मास हम कहेंगे उसको, तो वो अपना 12 है, उसी तरह से हाइड्रोजन का 1 है। ओके, सो अब ऐसे 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 इंटू 1 दैट इज 2, और ऑक्सीजन का 1 एटम है इसलिए 1 इंटू उसका एटॉमिक जो मास होता है 16, इसलिए उसका 16 हो गया। दोनों की अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर होगा 18। ओके, मतलब
H2O का मॉलिक्यूलर मास अपना हो गया 18 यूनिट्स। ओके, इसी तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अगर CO मॉलिक्यूल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या करेंगे, यहाँ पे अब सिर्फ दो एटम है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का। C के लिए ओनली 1 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी एक एटम है। C का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। दोनों का अगर आंसर लिया तो 12 + 16 दैट इज 28। ओके, 28 यूनिट, ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब ये मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली निकाल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टर्म है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, किसी भी मॉलिक्यूल को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे कहा होता कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो आपको ध्यान में आ जाता कि H2O के 2 मॉलिक्यूल है। लेकिन अब मैंने अगर आपको कहा होता तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या होता, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है, ये सभी को पता है। ओके, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता नहीं होता। आपको अगर मैंने यूरिया कहा तो यूरिया हम सबको पता है। ओके, लेकिन यूरिया का फॉर्मूला हम सबको पता नहीं। ऐसी जगह पर हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यूरिया ये बात निकली है तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, C+O NH2 मतलब 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इसमें इतने एटम होते हैं, मतलब ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला साल्ट, नमक, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनली नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसे कि H2O या फिर CO2 या फिर कौन सा भी अगर यूरिया मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसका नेटवर्किंग स्ट्रक्चर नहीं होता। एज एन इंडिविजुअल ये अपना एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है, लेकिन NaCl इसका एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम उसका मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करें तो वो कंफ्यूजिंग होता है। तो ऐसी जगह पर हम उसका फॉर्मूला मास कंसिडर करते हैं। ओके, अब NaCl का फॉर्मूला मास कहा, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास यहाँ पे हम अगर निकाले तो Na का, सोडियम का एक एटम है और Cl का एक एटम है, तो 1 × सोडियम का एक एटम का जो यूनिट मास होता है वो होता है अपना 23। ओके, और Cl का होता है 35.5। अगर हम दोनों एटॉमिक मास की सम करते हैं तो आंसर रहेगा आपका 5, 8 एंड 5, 58.5 यूनिट। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। ओके, ध्यान में रखिए, जो भी आयोनिक स्ट्रक्चर होते हैं उसका हम फॉर्मूला मास कंसीडर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक now we have to see, that is mole concept. okay, what is mean by mole? हमने एटम देखा है, एटॉमिक मास देखा है, मॉलिक्यूल देखा, मॉलिक्यूलर मास देखा। ओके, देन फॉर्मूला मास भी देखा। अब हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय मोल? ओके,
उसकी डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 isotope. Okay, let us calculate the number of atoms in 12 gram of carbon isotope. अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है 1.99 इंटू 10⁻23 हमें पता है। एक कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है C12 के लिए 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, सॉरी -23 ग्राम। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 अगर निकालने जाए, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे 12 ग्राम अपॉन 1.99 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम के लिए 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम है। तो ऐसे 12 ग्राम कार्बन अगर हमने लिया तो उस 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम रहने वाले हैं, उसे हम उसका 1 मोल कहेंगे। ओके, सो thus 1 mole is the amount of substance that contain 6.022 into 10⁻23 ग्राम। 12 डिवाइडेड बाय 1.99, 12 अपॉन 1.99 अगर हमने लिया तो उसका आंसर होता है 6.022 और ये जो स्पीसीज है ये ऊपर जाने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब आंसर रहेगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब ये यहाँ पे क्या होता है, 1 ग्राम है। देखिए यहाँ पे 1 ग्राम 1 मोल के लिए होता है, ग्राम पर मोल, और यहाँ पे ग्राम पर एटम। ठीक है, तो इसलिए इसका अगर हम ग्राम कट किया तो हमें इसका जो होता है वो एटम पर मोल, इस तरह से उसका यूनिट कंसीडर करना होगा। मतलब यहाँ पे हम एटम ले रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन या फिर हम कहेंगे पार्टिकल्स 1 मोल के अंदर हमें मिलेंगे। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस कंसिडर कीजिए, ये वैल्यू उसकी हम निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे ही हम एवोगाड्रोज कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। ओके, और जिस समय हम किसी यूनिट को लिखते होंगे तो उसे हम मोल की जगह पे सिर्फ मोल ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब जिस तरह से हमने एटम का एटॉमिक मास निकाला है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाला है, सेम उसी तरह से हम मोल का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। ओके, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास। बहुत ही सिंपल बात है। ओके, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना निकाला था 1 यूनिट। ओके, कार्बन का कितना निकाला था 12 यूनिट। ओके, नाइट्रोजन का जो था वो 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ओके, अब हम सिर्फ यही वैल्यू अगर ग्राम में कंसीडर करेंगे तो वो हो गया उसका मोलर मास। अब हाइड्रोजन का 1 मोल का जो मास रहेगा, मतलब हाइड्रोजन का 1 मोलर मास जो रहेगा, मोलर मास जो रहेगा वो कितना रहेगा फिर 1 ग्राम। कार्बन के लिए कार्बन का मोलर मास
12 ग्राम। ओके, यूनिट को रिप्लेस करके हम सिर्फ क्या करेंगे, ग्राम करेंगे, ग्राम पर यूनिट मोल, मतलब एक मोल के लिए कितना ग्राम, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। आ गया ध्यान में? ओके, अब ये एटम के बारे में हमने देखा। सपोज मैंने H2 मॉलिक्यूल लिया तो इसका क्या हो गया, इसका जो मास रहेगा मॉलिक्यूलर मास, अब ये एटम है इसलिए एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूल है इसलिए हम कहेंगे उसको मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन के 2 यूनिट, ये हमें पता है। ठीक है, सिंपली इसका मोलर मास कितना हो गया, 2 ग्राम पर मोल। ओके, अगर मैंने CH4 लिया तो इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 यूनिट। ओके, प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिट, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 यूनिट, कितना हो गया, सॉरी, कार्बन का 12 यूनिट होता है, 12 और 4 कितना हो गया, 16 यूनिट। ओके, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा तो हम 16 यूनिट बोलेंगे, 16 यूनिट। लेकिन अगर इसका मोलर मास पूछा तो हम क्या कहेंगे, उसका 16 ग्राम पर मोल। आ गया आपके ध्यान में? कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका अगर मॉलिक्यूलर मास पूछते हैं या फिर एटॉमिक मास पूछते हैं तो उसको हम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट में। ठीक है, लेकिन आपको अगर उसका मोलर मास पूछा तो आपको उसको ग्राम पर मोल में कंसिडर करना है, इसे हम कहेंगे मोलर मास। ओके, एक सिंपल प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज कैलकुलेट the number of moles and molecules, that is number of molecules of glucose present in 10 ग्राम। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन इट्स 10 ग्राम क्वांटिटी। ओके, अब आपको मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज पाउडर दिया है, तो उस 10 ग्राम ग्लूकोज पाउडर में ग्लूकोज के कितने नंबर ऑफ मोल्स है और कितने मॉलिक्यूल्स है, ये आपको कैलकुलेट करना है। सिंपली हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जैसे आपको मैंने मीथेन कहा तो उसका फॉर्मूला होता है CH4। ओके, आपको मैंने अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहा तो उसका फॉर्मूला होता है CO2। अब यहाँ पे ग्लूकोज बताया गया है इसलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, C6H12O6। अब C6H12O6 अगर हम कंसिडर करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे या फिर उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे कार्बन के 6 है। ओके, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे हम। कार्बन के 6 एटम हैं, एक कार्बन के लिए 12, मतलब 6 × 12। ओके, प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम है, सो एक हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिट, दैट इज 12 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम हैं इसलिए 6 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, कितना हो गया, 6 × 12 72। ओके, प्लस 12 × 1 12। ओके, 6 × 16 96, करेक्ट है। अब देखिए सबका अगर हमने सम किया 2 2 6 दैट इज 0, 1 9 10 11 18 118। मतलब आपको अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पूछा तो हम उसको कहेंगे 180 यूनिट, और यहाँ पे मोलर मास अगर हमने लेना है तो हम इसको कहेंगे 180 ग्राम।
पर मोल। अब इसको हम 180 ग्राम मोल इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अपॉन मोल ऐसे लिखने की जगह पे हम ग्राम मोल इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइडेड है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये आंसर अपना हो गया मोलर मास का। अब एक्चुअली उसने मोलर मास नहीं पूछा, उसने हमें पूछा है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? सिंपल एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी स्पेसीज। अब हमें यहाँ पे ग्लूकोज का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। जिस पदार्थ का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसका मास और उसका मोलर मास हमें पता होना चाहिए। अब मास हमें पता है, क्या मास हमें दिया गया है कितना? 10 ग्राम, 10 ग्राम। ओके, अपॉन मोलर मास अभी निकाला हमने 180 ग्राम पर मोल या फिर ग्राम मोल इनवर्स। ओके, 10 अपॉन 18 अगर 180 अगर हमने किया तो उसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो कितना रहेगा? 10 अपॉन 18, 0.0555, ये उसका आंसर है। ओके, अब यहाँ पे ग्राम और एक ग्राम अगर हमने कट किया तो ए मोल इनवर्स होता है, और ऊपर जाके ए सिर्फ क्या रह गया हमारा? मोल। ओके, मतलब 0.0555 मोल, इतने नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के उस 10 ग्राम ग्लूकोज के पाउडर में हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी अभी निकाले हैं 0.0555 इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, क्या है वो? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब ए अगर का आंसर आपने निकाला तो 0.0555 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 0.3345 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने थे। सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो हमें मिल जाएंगे 0.33 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज पाउडर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो 0.0555 मोल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? तो 0.33 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हो गया अपना मोलर मास और मोल कंसेप्ट। ओके, अब फ्रेंड्स बहुत से एलिमेंट हमारे नेचर में गैसेस फॉर्म में होते हैं। आप सभी को पता है कि देयर आर 3 phases ऑफ एनी एंटिटी इन आवर वर्ल्ड, that is solid, liquid and gas. Okay, so there are many gases present in our nature like oxygen, hydrogen, nitrogen, okay, methane also. So number of moles of that gas element we have to study now. जिस तरह से हमने एक मोल में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल या कितने पार्टिकल या फिर आयन होते हैं वो हमने अभी देखा है। वो कितने होते हैं? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर एटम हम कहेंगे। ओके, ये हो गया सिंपल। लेकिन अगर गैसियस मोल है,
गैसेस एलिमेंट है तो उसके बारे में हम मास की जगह पे वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिर 1 मोल अगर किसी भी गैस को हमने लिया तो उस 1 मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसे अगर हम निकालें तो वॉल्यूम के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम। अब मैंने पहले ये लिख दिया, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर कोई कंटेनर है, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, कोई छोटी सी डिब्बी है, सपोज कंटेनर है, उसका वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब है। अब डीएम क्यूब मतलब क्या? डीएम क्यूब हमें पता नहीं है, लेकिन हमको लीटर पता है, लीटर सबको पता है, ठीक है। दूध या पानी गिनने के लिए, मेजर करने के लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं, ml, मिलीलीटर, लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डेसीमीटर ऐसा कहा गया है, डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर। 1 डीएम क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर सिंपल वर्ड में, और 1 सीएम क्यूब का मतलब होता है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। ml आप सभी को पता है, ओके, 1 ml 10 ml, ठीक है। उसी तरह से ये लीटर। तो ये कैलकुलेशन ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। और 22.4 डीएम क्यूब मतलब 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम एक मोल के लिए होता है। मतलब एक मोल को अगर ऑक्युपाई होना है तो उसके लिए 22.4 डीएम क्यूब या फिर 22.4 लीटर वॉल्यूम होना आवश्यक होता है, ओके। एट एसटीपी कंडीशन, ओके, एट एसटीपी मतलब क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया और प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर इतना कंसिडर किया तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। इस कंडीशन में अगर 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम अगर कोई ऑक्युपाई करता है तो उसे हम 1 मोल ऐसा कहेंगे, ओके। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, अब यही कंडीशन किसी गैस के बारे में हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कोई भी गैस कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। ऑफ सपोज O2 गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 that is oxygen gas in a volume of सपोज हम कोई भी वॉल्यूम ले लेंगे यहाँ पे, सपोज 112 डीएम क्यूब, ठीक है, 112 लीटर ऑफ इट एट एसटीपी। फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन अ वॉल्यूम ऑफ 112 लीटर ऑफ इट एट एसटीपी। देखिए एसटीपी कंडीशन में 112 लीटर या फिर 112 डीएम क्यूब ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ पे अब O2 गैस है, ठीक है, एक मोल के लिए ध्यान में रखिए, एक मोल के लिए कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब, ओके, पर मोल, एक मोल के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पर मोल ऐसे लिखूंगा, ओके। तो 112 डीएम क्यूब के लिए कितने नंबर ऑफ मोल हमें मिलेंगे? सिंपल है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 112 अपॉन
22.4। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं dm³। ओके, और यहाँ पे dm³ पर मोल। अगर ये कैलकुलेशन हमने किया तो उसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो 5 मोल्स है। अब देखिए ये dm³ और यहाँ पे dm³ कट होगा, यहाँ का जो इसको पर मोल है, ओके, वहाँ पे जाके वो मोल हो जाएगा, मतलब 5 मोल। ये अपना आंसर आ गया। मतलब 112 लीटर इतने वॉल्यूम में ऑक्सीजन के 5 मोल, मतलब 5 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमने कंसिडर किए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अब हम नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल कितने हैं अपने 5, ओके, इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, सो इसका अगर हमने आंसर निकाला तो वो रहेगा 5 इंटू 6.022 इंटू 23, दैट इज 30.11 इंटू 10⁻23। इस तरह से हम गैसियस एलिमेंट के बारे में भी नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ओके, और नॉन गैसियस एलिमेंट के बारे में भी हम सिर्फ यहाँ पे हमें वॉल्यूम के जगह पे वहाँ पे उसका मास कंसिडर करना है, और अगर गैस हुआ तो उसका वॉल्यूम कंसिडर करना है। आपको प्रॉब्लम में वो ऑलरेडी दिया गया होता है कि आपको अगर वॉल्यूम दिया है तो वो गैसियस मॉलिक्यूल है, आपको अगर मास दिया गया है तो वो नॉन गैसियस एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मोल या फिर उसका मोलर मास या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो, किसी को कोई टॉपिक ध्यान में नहीं आया हो, तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप सभी को मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि आप सभी ने केमिस्ट्री का एक टेक्स्ट बुक परचेस करना है, या फिर अपने मोबाइल में उसका सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेजा हुआ है। आपको जब भी समय मिले तब इंट्रो से लेके लास्ट तक आपको पढ़ना है, तभी आपको वो ध्यान में आएगा। कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप सर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।